Assalamu alaikum dear students. Today our topic is Hess's law of constant heat summation. कल हमने पढ़ा था कि हम इंथाल्पी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड गिलास कैलोरीमीटर। लेकिन कुछ रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि उनकी इंथाल्पी को हम डायरेक्टली कैलोरीमेट्रिक मेथड के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते। तो उसकी वजह यह होती है कि उन कंपाउंड को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली प्रिपेयर जैसे कि उसके अंदर है टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन को हम क्लोरीन और कार्बन इन दोनों को कंबाइन करके प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ना ही हम इसे डिकम्पोज़ कर सकते हैं कि हम इसको डिकम्पोज़ करें कार्बन और क्लोरीन के अंदर। और तो हम इस तरह से करें, ग्रेफाइट और क्लोरीन को मिलाएं और उससे टेट्राक्लोरोमीथेन बना लें। इस तरह से नहीं हो सकता। हम आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर कि हम टेट्राक्लोरोमीथेन को प्रिपेयर करते हैं बाय द हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। ये मीथेन की हेलोजिनेशन से होता है प्रिपेयर, ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसी तरह से हम बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उनकी इंथाल्पी को भी, इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन को जब हम बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन को मेजर करते हैं तो उसके दौरान कुछ प्रॉब्लम, वो मेजरमेंट के दौरान प्रॉब्लम शो करते हैं। बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपनी इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन की मेजरमेंट के दौरान प्रॉब्लम शो करते हैं। उसकी वजह यह है कि इनको जलाना ऑक्सीजन की मौजूदगी में कम्प्लीटली बर्न करना मुश्किल होता है। क्योंकि इनके दौरान एक प्रोटेक्टिव लायर ऑफ ऑक्साइड, एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लायर अनरिएक्टेड एलिमेंट की सरफेस को इनके ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लायर कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इंटर हो नहीं सकेगी। ऑक्सीजन इंटर नहीं हो सकेगी तो फिर बर्निंग कम्प्लीटली नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं। और इसी तरह हीट ऑफ फार्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फार्मेशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ड्यू टू फार्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन की वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फार्मेशन को मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए, इनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है क्या? हेसिस लॉ, ये एक साइंटिस्ट J.H. हेसिस ने 1840 के अंदर प्रेजेंट किया था, और उसी के नाम पे यह है हेसिस लॉ। और इसे हम कांस्टेंट हीट समेशन क्यों कहते हैं? कांस्टेंट हीट समेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दौरान जो हीट का जो सम है, हीट की जो समेशन है वो कांस्टेंट रहती है। किस तरह से रहती है? फ़र्ज़ करें, ये हम जानते हैं कि जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। और एक रिएक्शन इस तरह से भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट हो इंटरमीडिएट के अंदर और फिर इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो और फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट डी के अंदर। एक रूट इसके लिए ये है कन्वर्जन के लिए, और एक रूट ये है कि ए पहले कन्वर्ट हो बी के अंदर, और फिर बी कन्वर्ट हो सी के अंदर, और फिर सी कन्वर्ट हो डी के अंदर। अब जो ए से डी की जो इंथाल्पी है वो है डेल्टा एच, और ए से बी में कन्वर्जन की जो इंथाल्पी है वो है डेल्टा H1, और बी से सी की जो इंथाल्पी ऑफ कन्वर्जन है वो है डेल्टा H2।
और सी से डी के अंदर जो इंथाल्पी ऑफ कन्वर्जन है वो है डेल्टा एच 3। ये एक प्रोसेस है। अब जो इसकी इंथाल्पी है, हेसिस लॉ ये कहता है कि जो इंथाल्पी होती है, चाहे केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रूट से हो, ये केमिकल रिएक्शन है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, चाहे केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रूट से हो, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज सेम रहती है। ये कहता है जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच की जो वैल्यू है, ये डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2 और डेल्टा एच 3, ये चेंज है इसके सम के बराबर है। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? डेफिनेशन इसकी क्या है? इफ़ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम regardless of the route by which chemical change occur, provided the initial and final condition are same। मतलब क्या है? अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो कई डिफरेंट रूट्स के ज़रिए, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज उसके अंदर सेम रहती है। शर्त यह है चाहे वो किसी रिगार्डलेस ऑफ द रूट्स मीन चाहे वो किसी रूट्स के ज़रिए हो, लेकिन चेंज चाहे किसी रूट के ज़रिए वक़्फ़-पज़ीर हो, शर्त यह है कि उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन वो सेम होनी चाहिए। ये इसकी इनिशियल थी और ये इसकी फ़ाइनल थी, ये सेम अगर हैं तो उसके अंदर इंथाल्पी चेंज का सम वो भी एक ही रहेगा। इसको हम मैथमेटिकली या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ओवरऑल एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ज़ीरो। इस टाइम का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ से पे ये एक रिएक्शन हुआ है, एक ए पहले कन्वर्ट हुआ बी के अंदर, बी कन्वर्ट हुआ सी के अंदर, फिर सी कन्वर्ट हुआ डी के अंदर, ये इधर तक केमिकल रिएक्शन है। अगर दोबारा से ये डी ए में कन्वर्ट हो जाए, डी ए में कन्वर्ट उस वक्त होगा अगर ये इंथाल्पी अब्जॉर्ब हुई है तो ये इंथाल्पी उतनी ही रिलीज़ करेगा, तो तब जाके ये डी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वरना ए डी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं अगर ये जितनी इंथाल्पी अब्जॉर्ब करेगा, ये जितनी इंथाल्पी इसने रिलीज़ की थी ए से डी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, अगर पहले इसने रिलीज़ की थी तो अब इसको इतनी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो फिर डी में कन्वर्ट होगा। तो टोटल सम जितनी अब्जॉर्ब की थी उतनी हम रिलीज़ उतनी ही माइनस करेंगे, वो टोटल सम ज़ीरो के बराबर है। अगर पहले इसने रिलीज़ की थी और फिर जब ये डी के अंदर कन्वर्ट होगा फिर इसको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो इसलिए ओवरऑल इंथाल्पी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज़ ज़ीरो। इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा डेल्टा एच साइक्लिक इजकल टू ज़ीरो। अब इसके हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हमने जब भी कहा कि इन डेल्टा एच साइक्लिक इजकल टू ज़ीरो, अब इसको हम प्रूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम प्रूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 से। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है। ये कन्वर्ट हुए हैं Na2CO3 और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इनसे एक वाटर बना। और एक रूट तो ये है कि ये इस तरह से हो, और सेकंड रूट ये है कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बाइकार्बोनेट बने, सोडियम बाइकार्बोनेट बने, और सोडियम बाइकार्बोनेट फिर कन्वर्ट हो सोडियम कार्बोनेट के अंदर। और ये पहले एक रूट है, और इसकी जो इंथाल्पी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से सोडियम कार्बोनेट का बनना, इसकी जो इंथाल्पी है वो है डेल्टा एच माइनस 89.08 किलो जूल पर मोल। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और ये दूसरा रूट जो है वह ये इस तरह से कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से सोडियम कार्बोनेट बना, और उसकी जो इंथाल्पी है वो है माइनस 48.06 किलो जूल पर मोल। और सेकंड रूट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से सोडियम कार्बोनेट बना, और जो इसकी इंथाल्पी है वो है माइनस 41.02 किलो जूल पर मोल। अगर
ये थी -89.08 किलो जूल पर मोल। ये इंथाल्पी और इन दो इंथाल्पी का सम दोनों बराबर आ जाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेसिस लॉ प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। जब डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू को हमने सम किया तो वो होता है वो बराबर आता है -89.08 किलो जूल पर मोल के। तो हम कह सकते हैं हेसिस लॉ क्या हो गया है, वेरीफाई। अब इसकी मदद से हम किसी इंटरमीडिएट की इंथाल्पी को भी मेजर कर सकते हैं। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा हीट, इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन का भी हम मेजर कर सकते हैं। और किस तरह से मेजर कर सकते हैं, पहले हम इसकी मिसाल देखेंगे इंथाल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से, फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ऑक्सीजन है, इन कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रूट है, ये एक रिएक्शन का रूट है। और दूसरा रिएक्शन का रूट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिले हैं उससे बने कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कन्वर्ट हो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये सेकेंड रूट है। एक रूट है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, दूसरा एक इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो फर्स्ट रिएक्शन की जो इंथाल्पी है, इंथाल्पी चेंज है, वो है -393.7 किलो जूल पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की जो इंथाल्पी वो है -393.7 किलो जूल पर मोल। ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन। और टू स्टेप प्रोसेस के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसकी इंथाल्पी हमें पता मालूम नहीं है। तो इसी तरह अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस मिलती है और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी इंथाल्पी हमें पता है कि वो है -283 किलो जूल पर मोल। अब हम इसको सम कर दें, हमारे पास अब डेल्टा एच है, डेल्टा एच वन हमें पता नहीं है, हमें इसको मालूम करना है, और डेल्टा एच टू हमारे पास है। तो डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच, तो हम इसके ज़रिए डेल्टा एच टू और डेल्टा एच की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास डेल्टा एच वन की वैल्यू आ गई है। अगर हमने प्रूव करना हो, हमने वेरीफाई करना हो कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं, तो हम -110 110 किलो जूल पर मोल को सम करेंगे -283 किलो जूल पर मोल और 110 किलो जूल पर मोल को। तो इन दोनों का सम अगर इसके बराबर आ जाता है तो ठीक है। जब इसको हम इन दोनों को सम करते हैं तो इसके बराबर आता है, जो प्रूव करता है कि ये इंथाल्पी जो हमने मालूम की है ये सही है। अब एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। हेसिस लॉ यूज़ होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये लेटेस्ट एनर्जी, आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्न-हेबर साइकिल। और बोर्न-हेबर साइकिल एक एप्लीकेशन है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की। और लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? लेटेस्ट एनर्जी होती है वो एनर्जी जो एक आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए या एक आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी।